चलो देखो भैया, हम जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहे हैं और वो क्वेश्चन क्या है, पाठ्य है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी के बुक में उसे लिखा है अभ्यास प्रश्न। क्या लिखा है? अभ्यास, यानी हमें अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करेंगे? जिन थियरियों को हमने पढ़ा है उन थियरियों पे हम न्यूमेरिकल्स या फिर उनकी परिभाषा को देंगे। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 2.1, जिसका नाम है, कह रहा है कि बिलियन को परिभाषित कीजिए। प्यारे बच्चों, क्या करना है? बिलियन को परिभाषित करना है। तो बिलियन किसे कहते हैं? हमने पढ़ा है कि समांगी मिश्रण ही हमारी बिलियन कहलाती है। तो बताओ 2.1 नंबर क्वेश्चन कोई कराने योग्य क्वेश्चन है क्या? वो तो बड़ा सरल सा बात है कि हमने पढ़ा है कि बिलियन क्या है। तो एनसीईआरटी का जो दूसरा नंबर का पहला सवाल यानी 2.1 क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है भैया? बिलियन को परिभाषित कीजिए। तो बिलियन किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण ही बिलियन कहलाती है। ठीक है, चलिए देखिए 2.2 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का दूसरा सवाल प्रैक्टिस सेट का। तो वो प्यारे साथियों मेरे को कह रिहा है कि ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। क्या बोल रहा है बच्चों? बोल रहा है कि ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें कोई गैस घुली हो। तो मैंने तुमको पढ़ाया पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का शोषण, पढ़ाया कि नहीं? तो क्या होता है, इसमें पैलेडियम विलायक का कार्य करता है और हाइड्रोजन गैस विलय का कार्य करती है। हमने आपको ये जानकारी दे रखी है। तो पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का शोषण किसका उदाहरण है? ठोस गैस के विलयन का उदाहरण है। प्यारे साथियों 2.3 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का कह रहा है निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। तो उसमें पहला पद कौन सा है? पहला पद हमारा मोल अंश है, जिसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल अंश क्या होता है? मैंने बताया कि किसी विलयन के प्रत्येक मोल में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। या हमने आपको एक जानकारी और बताई कि किसी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। प्यारे साथियों, इसमें जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसका नाम है मोललता, इन इंग्लिश मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है? हमने पढ़ाया 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ये एनसीईआरटी का 2.3 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मोललता की परिभाषा दीजिए। क्या है मोललता की परिभाषा? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसमें स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति किलोग्राम होता है। इसका फार्मूला m बराबर w इंटू 1000 बटे m डैश इंटू कैपिटल W होता है। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों से एक और परिभाषा पूछ लिया है, मोलरता, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है? ये भी सांद्रता ही होती है, लेकिन ये हमें मोल प्रति लीटर के रूप में बताती है, जो हमें बताती है कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है। ओके, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। ओके प्यारे साथियों, उसमें हमारा जो अगला है जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। तो मैंने प्यारे बच्चों आपको पढ़ाया द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या होता है। मैंने पढ़ा कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहते हैं।
बस वो चीजें किसमें चलनी चाहिए, प्रतिशत में चलनी चाहिए। तो उसके उस यूनिट को, उसके उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज कंसंट्रेशन कहते हैं। तो किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। तो बताओ क्या इन सब चीजों को लिखवाने की कोई आवश्यकता है? मैंने ये सारी बातें आपको पढ़ा रखी है थ्योरी में। बोलो कोई जरूरी है ये? जरूरी हो तो मैं करवा दूं भाई, और वैसे मैंने आपको याद भी करवा दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, हमारे एनसीईआरटी का 2.4 नंबर क्वेश्चन जो झमाझम लगने वाला है। देखो बच्चा 2.4 नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है, आप सुनिए, कह रहा प्रयोगशाला कार्य के लिए, कैसे कार्य के लिए, प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। कितना परसेंट जलीय विलयन है? 68%। कौन? HNO3 जलीय विलयन है। किस दृष्टि से? द्रव्यमान की दृष्टि से। तो द्रव्यमान की दृष्टि बोले तो W/W, यानी विलयन ही भार में होगी और विलयन ही भार में होगी। इसका अर्थ ये है, मैंने पढ़ा रखा है। ओके, अब प्यारे बच्चों कह रहा है कि इस विलयन की जो घनत्व है वो 1.504 ग्राम प्रति ml है। क्या है? 1.504 ग्राम प्रति ml है। तो इस नमूने की मोलरता की गणना करनी है। इस नमूने की क्या करनी है? मोलरता की गणना करनी है। ये प्यारे बच्चों एनसीईआरटी का चौथा सवाल है सॉल्यूशन का। सवाल क्या कह रहा था? सवाल कह रहा था कि किसी प्रयोगशाला में जो प्रयोग में लाए जाने वाला नाइट्रिक एसिड होता है वो द्रव्यमान की दृष्टि से कितना परसेंट होता है? 68%। इसका अर्थ ये है कि अगर हमारी विलयन 100 ग्राम की होगी तो उसमें HNO3 का जो भार होगा वो 68 ग्राम का होगा। मैंने आपको ये सारी बातें पढ़ा रखा है। बोलो पढ़ा है कि नहीं? अब बोला कि इस विलयन की जो डेंसिटी है वो 1.504 है। तो कह रहा है कि मोलरिटी का कैलकुलेशन करिए। इसका कैलकुलेशन करिए, मोलरिटी का कैलकुलेशन करिए। तो प्यारे साथियों मैंने आपको मोलरिटी का फार्मूला पढ़ाया है, W × 1000/m-V। देखो प्यारे बच्चों, मैं तुमको ये फार्मूला पढ़ाया हूं, लेकिन उसके पहले मुझे W और V तो पता होना चाहिए। तो चलो मैं लाता हूं 68/100। किसी भी परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग दे दिया जाता है। तो ये मेरी W है, यानी विलय का भार, और ये मेरा विलयन का भार है। किसका भार है? विलयन का भार। तो W का मान कितना? प्यारे साथियों W का मान 68 ग्राम है। बोलो यहाँ तक कोई कष्ट, कोई दुख, कोई पेट में पीड़ा, हलचल चाउमीन खा लेने से? तो देखो जब नहीं है तो यहाँ देखो HNO3 का क्या निकालो? अणुभार। क्या निकालो? अणुभार। ए बछवा, इसमें कितने हाइड्रोजन है? एक। कितने नाइट्रोजन है? एक। हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 3। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तो 14 1 15, 16 3 48, और जोड़ोगे मेरे बड़े भाई तो 63 आ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो मेरे को m' मिल गई, मेरे को W मिल गई, अगर मेरे को B मिल जाए तो मैं वैल्यू को हियर पुट अप कर दूं तो हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। तो प्यारे साथियों क्या करना है? हमने पढ़ाया है डेंसिटी बराबर W/V। अपने को क्या? अपने को पानी निकालना है, यानी B निकालना है। तो B बराबर W/V। बोलो सही बात। तो B = विलयन का भार कितना? 100 अपॉन अपनी डेंसिटी कितनी? 1.504। अब ये आपन का जो सॉल्यूशन है वो ml में प्राप्त हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यू को मोलरिटी के फार्मूला पर पुट कर देना है। तब क्या हो जाएगा? M = here W = 68 into 1000 upon m'63 into वॉल्यूम 100 upon 1.504। ये कैंसिल। m बराबर 68 बटे का बटा ऊपर 10 × 1.504/63। हमारो मन कुछ कहत हो तो देखो भैया, कहत हो हमारो मन कि इसको काट दो, 7 × 9 = 63। अब अरे हमारा मन कहत हो कि 7 से काट दो,
7 9 63, 68 में से 63 जावे 5 बचो 50 हो जाओ भैया, 7 7 49 और 7 9 मन कर रहा है कि और कुछ और करे उल्टा सीधा, तो हमार मन कहा किसमें गुणा कर दो, तो कहीं जाने दो, तो इसमें कर दिए तो हो गया 15.04/9। बोलो सही बात की गलत बात। अब हमारा दिल कुछ और कहत हो तो कि एक एक छोड़ के 15 लगाएंगे, झोंकी झोंका कह दे, तो 15 सत्ते 105, कहिया 5 हासिल लगो 10, 15 नुआ 135 और भैया हो 10 गो हासिल रही 145 और झम दे ऐसे लिख दे 145 और दशमलव के गेम बा, दशमलव एक अंक बाद लगे बिट्टा एक छोड़ दे है ना, और बटे में क्या हो जाए 9, तो 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ कि 14 से ज्यादा न जाए, तो 9 1 का 9 और भैया 14 में से जब 9 जाए, जब 14 में से 9 जाए कितना बचे 5 और ये 55, तो 9 पहाड़ा पर 55 से ज्यादा ना जाए, 9 बचे 45 और 9 छक 14, अरे 9 छक 16, ए बहु 55 में से 54 चला जाए तो एक बचे हो जाए 15, 9 1 का 9 फिर 6 60, 9 6 54, ऐसे ढकेली ढकेला लगा रहे, ये हो जाए मोल प्रति लीटर। तो देखो ये एनसीईआरटी का 2.4 नंबर क्वेश्चन है। जब चलो देखो हमारा एनसीईआरटी का बात नहीं भैया, हमारे एनसीईआरटी का जो 5वां नंबर सवाल है 2.5 प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो कह रहा है कि ग्लूकोज के एक जली विलयन, किसका जली विलयन है? ग्लूकोज का, ग्लूकोज का एक जली विलयन जो है वो 10% W/W है। ध्यान दें, W/W का अर्थ है कि विलय भी भार में होगी और विलयन भी भार में होगी, तो W/W है। तो इस विलयन की मोललता, बच्चों ध्यान से सुनो, तो इस विलयन की मोललता और इस विलयन का मोल अंश क्या याद कीजिए, प्रत्येक घटक का मोल अंश, और यदि इस विलयन की डेंसिटी जो है हमारी 1.2 ग्राम प्रति ml हो तो इस विलयन की मोलरता भी बतानी है। तो प्यारे साथियों हमें कुल मिलाकर के 3 बातों को बताना है। पहले तो मोलरिटी फाइंड करनी है, फिर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, फिर मोलरिटी फाइंड करनी है। तो चलो देखो मैं बड़े आसान भाषा में इसका जवाब देता हूँ। 10% का मतलब 10 बटे, ये हमारी विलय की भार है और ये हमारी विलयन का भार है। तो प्यारे साथियों मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर इसमें से 10 घटा दूं तो मेरे विलायक का भार आ सकता है, तो मेरे करण अर्जुन का भार आ गया 90 ग्राम, और ये विलय का भार यानी ग्लूकोज का भार आ गई 10 ग्राम। बोलो सही बात की गलत बात? सही बात। अब अच्छा मैं एक बात और जानूं, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 जिसका मॉलिक्यूलर वेट 180। अब बच्चों मुझे देरी नहीं लगेगी इनके मोलरिटी को बताने में, तो मैंने मोलरिटी बराबर पढ़ाया है W इंटू 1000 बटे M डैश इंटू कैपिटल W। तो M इज इक्वल टू W का जो मान है प्यारे साथियों 10 गुणित 1000 और M डैश का मान 180 गुणित 90 कैंसिल। M इज इक्वल टू 10 और बटे हो जाओगे भैया 18 गुणित 9। तो हमारो मन कहो कि काट दो 18 पंचो 90, 18 पंचो 90, 5.55 और 5.55 में 9 के भाग। तो भैया देखो तुम ए लड़को इसमें भाग दो, 9 0 पे 0 तो हो गया 55, तो 9 6 54, 1 बचो 16 हुआ, 9 1 का 9, 7 बचा 70 हुआ, 9 और 72 ज्यादा हो जाएगा तो 9 7 63, तो 0.617 मोल प्रति किलोग्राम। तो मैंने एक चीज को प्राप्त कर लिया, मैंने एक चीज को प्राप्त कर लिया जो वो क्या है, जो वो हमारी मोल फ्रैक्शन है, सॉरी मोलारिटी। तो मैंने मोलारिटी क्या फाइंड किया 0.617 मोल प्रति लीटर। देखो हम एक चीज और बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं प्यारे साथियों, विलयन का भार कितना है 100 ग्राम। तो विलयन की डेंसिटी लाने के लिए पड़े डेंसिटी इज इक्वल टू W/V, तो V इज इक्वल टू W/D।
V इक्वल टू W का मान बिलियन का भार कितना 100 और डेंसिटी इसकी कितनी है 1.2। अब इसमें जब कोई शक नहीं है तो मुझे करना कुछ नहीं है। हम पढ़े हैं मोलरता बराबर W इंटू 1000 बटे m डैश इंटू B। तो m बराबर W का जो मान है प्यारे बच्चों 10 ग्राम दिया हुआ है और इंटू 100 1000 बटे m डैश को मान 180 गुणित 100 बटे 1.2। 0 से 0 ढकेली ढकेला ढकेली ढकेला कैंसिल हुआ और ये ऊपर गए हो तो हो जाएंगे 12 बटे 18। समझ रहे हो 1.2 का मल्टीप्लाई चेन में हुआ वो 12 और अपान में 18। मेरा मन क्या हो कि 6 दूनी 12 6 3 18 तो मैं 2 बटे 3 किया तो 2 बटे 3 का मतलब 0.66 मोल पर लीटर। अभी एक चीज बची हुई है मोल फ्रैक्शन, इसको नोट करो। देखो ए बच्चा इसमें हमें एक मोल फ्रैक्शन बताना है। क्या बताना है? तो मोल फ्रैक्शन बताने के लिए सबका मोल निकाल लो पहले। तो 10 बटे 100 तो मतलब ये किसका भार है? ये हमारे ग्लूकोज का भार है। ये हमारे ग्लूकोज का भार है और ये हमारे बिलियन का भार है। कोई डाउट है? अभी देखने का अगर मेरे को जल का भार लाना है तो 100 में से 10 घटा दे तो 100 माइनस 10 बराबर 90 ग्राम। बोलो कोई शक है क्या? जब कोई शक नहीं है तो लिखो ग्लूकोज के मोलों की संख्या, ग्लूकोज के मोलों की संख्या बराबर भार बटे ग्लूकोज का भार 10 बटे और भार 180। 0 से 0 ढकेली ढकेला 18 जीरो में 0 10 लगाया 10 हुआ छोटा हो गया फिर जीरो में 0 100 हो गया 18 पंचू 90 18 पंचू 90 ऐसे पंचू याद रहे तो हमसे कोई मतलब तो लिखो जल के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। भार हमारी 90 और भार हमारा 18 पंचो 90 कितना मोल 5 मोल। अगर मेरे को ग्लूकोज का मोल अंश लाना है, किसका मोल अंश? ग्लूकोज का मोल अंश लाना है तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या ऊपर और बटे बिलियन के मोलों की। तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या 0.055 और बटे 5 प्लस 0.5 ए बचवा लो 0.55 बटे 5.055 ये किसका मोल अंश आ गया? ग्लूकोज का। अब लिखने का जल का मोल अंश बराबर जल का मोल अंश बराबर जल के मोलों की संख्या ऊपर बटे बिलियन के मोलों की संख्या। तो ये हुआ आपका सही जवाब। सुनो हमारे एनसीईआरटी का 2.6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहती है मुझसे? कहती है सुन बाबा सुन सवाल कह रहा है यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaSCO3 के मोलों की संख्या समान हो, मतलब कोई मिश्रण है उसका भार कितना है? 1 ग्राम है और उस मिश्रण में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। कौन कौन है? Na2CO3 और NaSCO3। भैया सवाल कह रहा है यदि 1 ग्राम मिश्रण में सवाल कह रहा है कि यदि 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है जिनका भार कितना है? 1 ग्राम है। कितना है? 1 ग्राम है और इनके मोलों की संख्या एक समान है, यानी ये दोनों इक्विमोलर है। क्या है? इसे इंग्लिश बोलते हैं इक्विमोलर, मतलब जिनके मोल सेम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इक्विमोलर कहते हैं, सेम है। तो कह रहा इस मिश्रण से पूर्णता क्रिया करने के लिए, इससे पूर्णता क्रिया करने के लिए इस मिश्रण से पूर्णता क्रिया करने के लिए 0.1 mHCl के कितने ml की आवश्यकता होगी? हमें पूछ रहा है हाउ मच रिक्वायर्ड ऑफ ml ऑफ 0.1 mHCl, यानी इस मिश्रण से पूरी तरह से रिएक्शन कर जाए तो हमें ऐसे सांद्रता वाले HCl के बिलियन की कितनी ml की आवश्यकता होगी। सवाल क्या बोला है समझ में आया?
चलो देखो भैया, सवाल हमसे कह रहा है कि कोई मिश्रण है, उसका भार क्या है, 1 ग्राम है। मिश्रण है टोटल, उसका वेट कितना, 1 ग्राम है। और उस मिश्रण में 2 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग, Na2CO3 और NaSCO3 है। सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाई कार्बोनेट है। और बोल रखा है कि इस मिश्रण का भार 1 ग्राम है और बोला है कि इन दोनों के मोलों की संख्या भी एक समान है, यानी दोनों के मोल क्या है, 1 है। अगर इसके मोल x होंगे तो इसके भी मोल x होंगे, अगर इसके मोल 0.2 होगा तो इसका मोल भी 0.2 ही होगा। ये हमारा सवाल हमको बोल रखा है। अब कह रहा है कि जब हमें इस मिश्रण से पूरी तरह से रिएक्शन कराना हो तो 0.1 ml के कितने ml की आवश्यकता होगी। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या दिया है, ये हमें पोलैरिटी दिया हुआ है और ये HCl का पता है और भार होता है 36.5 और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को भी निकालना है। तो मुझको पता है m बराबर W इंटू 1000 बटे m डैश इंटू B और अपने को क्या, अपने को B लाना है तो ये उधर जाएंगी, हो जाएगी भैया m इंटू m डैश अपॉन में W इंटू 1000। बोलो सही बात की गलत बात। जब बड़े भाई सही बात है ये सब, तो क्या करना है बड़े भैया, हमारे को देखो, इसको रोका है मैंने, अच्छी तेरी की गलती हो गई भैया। ये इधर जाएगी और ये इधर आवेगी तो जाएगी W इंटू 1000 बटे M इंटू M डैश। बोलो सही बात। मेरे को M डैश पता है, मेरे को M पता है, लेकिन मेरे को W, अगर मुझको W मिल जाए कि HCl का भार कितना लगेगा इसके साथ रिएक्शन करने के लिए, तो मैं यहाँ W रख दूं तो मुझको आयतन मिल जाएगा। अब चलो बड़े भाई, अपने को क्या, अपने को W लाना है HCl का, W मिल जाएगी, यहाँ झोंक देंगे अपने को आंसर मिलेगा। तो देखो B बराबर W नहीं पता और m कितनी 0.1 और m डैश अपनी कितनी 36.5। बस एक की जरूरत है W की, जैसे जिंदा रहने के लिए जरूरी है ना किसका, एक मुलाकात की, ऐसे हमें आयतन लाने के लिए किसकी जरूरत है, W की। W मिल जाए, यहाँ रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो बोलो हो जाएगा कि नहीं। अब चलो W लाने का प्लान सोचते हैं कि W लाएंगे कैसे। तो बच्चों देखो, इसने W लाने के लिए बहुत अच्छा प्लान दे रखा है। बोला कि जियो वाला ही रिचार्ज करोगे W मिल जाएगी। कैसे, बोला है कि इन दोनों के मोल एक समान है, फिर बोला रिएक्शन कराना है तो पहले दोनों के मोल निकाल लो आराम से, और जब मोल आ जाएगी बराबर कर लेना है, W मिल जाएगी और W मिलेगी तो रिएक्शन करा करके HCl की W मिल जाएगी। हम लोग ये 11 की कॉन्सेप्ट से सवाल को हल करेंगे। चलो देखो भाई, जैसे मैं कहूँ मैं और मेरी वो कुल मिला करके 1 रुपया कमाते हैं, तो मेरा और उसका धन लाना हो तो कैसे लाओगे, तो किसी एक का पता होना चाहिए, तभी तुम किसी एक का बता सकते हो। जैसे मैं कहूँ वो जो है x रुपया कमाती है तो मेरा कितना हो जाएगा 1 माइनस x रुपया, क्योंकि टोटल में से उसका घटा दोगे तो मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों में मान लिया हमने कि Na2CO3 का जो भार है वो x ग्राम है। कोई किसी को समस्या है क्या भाई, तुम किसी को भी कुछ मान लो, x मानो, y मानो, z मानो, फलाना मानो, ढिंगा मानो, कोई फर्क पड़ने वाला। अगर जब वो x ग्राम है तो NaHCO3 का भार कितना हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। क्या इसमें कोई सोच से दूर है आपके भाई, मैंने टोटल वेट पाया है 1 ग्राम और मैंने किसी एक का मान लिया है, तो दूसरे का लाना है तो एक में से उसको घटा दोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगी। बोलो सही है। अब देखो बच्चा, लाते हैं Na2CO3 का अणुभार कितना होता है 106 होता है। तो Na2CO3 के मोलों की संख्या ला दो, Na2CO3 के मोलों की बराबर भार बटे अणुभार। भार हमारी कितनी है x और अणुभार हमारी 100, तो x अपॉन 106। ओके बच्चों, अब ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि अगर हमें
सोडियम बाइकार्बोनेट का अनुभार मिल जावे तो मैं क्या कर दूं, इसके मोलों की संख्या ला दूं। तो NaHCO3 का जो अनुभार था वो 84 होता है। अब निकाल लेना। तो बच्चा NaHCO3 के मोलों की संख्या ला दो। NaHCO3 के मोलों की, तो क्या पड़े हो, मोलों की संख्या बराबर भार बटे, तो अपनी जो भार है वो 1 माइनस x अपॉन He4। देखो भार 1 माइनस x है और भार 1 He4 है। तो अगर मैं प्रश्न के अनुसार चलूं, प्रश्नानुसार चलूं, तो प्रश्न मेरा बोल रखा है कि इन दोनों के मोलों की संख्या क्या है, एक समान है। बोला नहीं इक्विमोलर है, तो मतलब ये है और ये जो है वो आपस में बराबर होंगे। तो x अपॉन 106 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 84। बोलो भैया 84, सही बात। तो इसका 84 का 84x और 106 का 106 और माइनस 106 का 106। हमार मन कहा था कि यही माइनस और इधर भेज दे प्लस हो जाओ, तो 106x प्लस 84x बराबर 106। ये बिट्टा लोग 106 में 84 जोड़बू तो 190x हो जावे और इधर अपनी बचेगी क्या 106। तो देखो मेरो दिल कुछ और कहो, 106 भागे 190, जीरो काटेगा दशमलव यहाँ लगेगा, तो 10.6 बटे 19, 19 जीरो में जीरो, जब मैं दशमलव लगा दूंगा तो ये 106 हो जाएगा। 19 का पहाड़ा पढ़ो कि 106 से ज्यादा ना जाए। 19 5 95, 19 95, तो भैया 106 में से जब 95 घटा दोगे तो 11 बचोगे, फिर कितने हो जाएंगे भैया 110। फिर 19 का पहाड़ा पढ़ाओ कि क्या हो जाए भैया 110 से ज्यादा न जाए। 0.55 ग्राम आएगा, बोलो आएगा। अगर मेरो दिल कुछ कहो तो इसे एक हटा के 0.56 ग्राम कर दो, बोलो सही बात, बोलो बच्चों। अब देखो भैया, अब देखो मैंने क्या पाया, मैंने पाया Na2CO3 का जो भार है वो कितना है 0.56 ग्राम है। तब बच्चों NaHCO3 का भार आ जाएगा 1 माइनस 0.56, क्योंकि मैंने x का वैल्यू रख दिया, तो हो जाएगा 0.44 ग्राम। ओके बच्चों, अब देखो मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने अभी इसमें ये पाया कि सोडियम कार्बोनेट का भार और सोडियम बाइकार्बोनेट का भार कितना है। अब मेरे को ये करना है कि ये रिएक्शन करते हैं, ये क्या कर रहे हैं रिएक्शन, और कैसा पूरी तरह वाला। तो चलो रिएक्शन करा दो। NaHCO3 रिएक्शन विद HCl क्या बनाएगी, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों देखो रिएक्शन बैलेंस है, तो इसके कितने मोल है, 1 मोल है और इसके 1 मोल है। तो मुझे पता चला कि अगर हमें सोडियम बाइकार्बोनेट को पूरी तरह से HCl के साथ रिएक्शन करवाना होगा तो 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट होगी और 1 मोल HCl होगी, तब जाके कंप्लीट रिएक्शन होगा। तो पता है एक चीज हम लोग जानते हैं कि 1 मोल पदार्थ का जो भार होता है वो उसके भार के बराबर होता है। पता है क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं। देखो मैं तुमको बता दूं, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। तो बच्चा यदि मोल ही 1 हो जाए तो भार बटे अणुभार, तो ये इधर जाएगी, भार बराबर क्या हो जाएगी अणुभार। यानी जब कोई पदार्थ 1 मोल होगा तो उस पदार्थ का भार उसके अणुभार के बराबर हो जाएगा। बोलो अच्छी बात है। अब बचवा क्या करना है, मेरे को पता 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का भार कितना होगा 84 ग्राम होगा। सुनो मुझे केवल, 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट का भार क्या होगा 84 ग्राम होगा और 1 मोल HCl का भार 36.5 ग्राम होगा। देखो मुझे ये डेटा फिट मिली, ये जानकारी प्राप्त हुई। जाके वहां देखो हमें क्या जानकारी मिली
कि अगर 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट होगी तो 36.5 ग्राम HCl लगेगा, जिसके कारण हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट कंप्लीट रिएक्शन करेगा। कंप्लीट रिएक्शन तभी होगा जब 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट होगी तो कितना रिक्वायर्ड HCl लगेगी? 36.5 ग्राम। लेकिन मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू है वो 0.44 ग्राम है। मुझे ये पता लगाना है कि 0.44 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करने के लिए HCl कितना खर्चा होगा, ये मिलेगा तो मेरा काम चलेगा। तो पहले बच्चा इसे 0.44 लाए कैसे? इसे 0.44 लाने से पहले इसे 1 लाना पड़ेगा। अब ये 1 कब होगा? जब ये 84 से भाग दे दिया जाए, तो भैया भाग दोनों में दिया जाएगा, किसी एक के साथ जातिगत व्यवहार नहीं होगी, दोनों के साथ वही होगा। तो 84 एकन्ना 1 ग्राम, ए बछुआ 84 जीरो में 0 जब लगेगा तो ये हो जाएगा 365। तो अब पढ़ो कि 365 से ज्यादा ना जाए, 8 चौक 32, 0.44 ग्राम ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। चलो प्यारे मोहन 0.43 ग्राम आएगा। चलो देखो 0.43 ग्राम आप डिवाइड करोगे तो प्यारे बच्चा ये कब होगा? जब 1 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट होगी तो 0.43 ग्राम क्या लगेगा? HCl। लेकिन मेरे पास कितना ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट? 0.44। ये 0.44 कब होगा? जब दोनों में 0.44 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो इसमें गुणा करोगे तो 1 का गुणा करोगे वही हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर दो 0.43 गुणित 0.44 कितना आएगा? चलो मैं कर दिया 43 44 4 3 12 4 चौक 16 1 17 2 7 1 2 9 8 1। तो प्यारे साथियों आ जाएगा 0.1892 ग्राम। देखो क्या आ जाएगा? 0.1892 ग्राम। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस मिश्रण में सोडियम बाइकार्बोनेट से कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए HCl कितना स्पेंड हुआ? 0.189 ग्राम हुआ। अभी क्या लगेगा? अभी एक लोगों के साथ रिएक्शन किया, इतना खर्चा हुआ। अभी एक लोग और हैं जो इनकी वैल्यू कितनी है? 0.56 ग्राम है, इनके भी साथ रिएक्शन करना है उसे। तो बच्चा क्या होगा? जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया HCl के साथ होगी तो 2 मोल लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। यहाँ 2 मोल लगाना पड़ेगा तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को साथ रिएक्शन करने के लिए 2 मोल HCl लगेगी। और 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का भार कितना? 106 ग्राम। सोचो जब 1 मोल HCl का भार 36 ग्राम था तो 2 मोल डबल हो जाएगा तो 73 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम? 73 ग्राम। तो प्यारे साथियों मुझे ये पता चला कि अगर मेरे को 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट होगा तो उसकी कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए हमें HCl की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 73 ग्राम होगी। लेकिन मेरे पास 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट नहीं है, मेरे पास कितना है? 0.56। ये होगा कब? जब इसे 1 में लाया जाएगा तब। तो प्यारे साथियों पहले इसे 1 में भाग दो। 1 लाओगे कैसे? जब 106 का भाग, तो 106 करना 1 ग्राम और ये 106 जुर्म में 0। तो बछुआ क्या हो गया? ये बछुआ 730 हो गई। तो रुक जाओ, 730 भागे 106, अगर मैं 6 बार ले गया 6 36 और 6 करना 6 636। प्यारे बच्चों घटाएंगे 4 और क्या हो जाएगा? 9 दशमलव लगा है तो 940। तो पहाड़ा पढ़ो 940 से ज्यादा न जाए। 9 बार नहीं जाऊंगी, 8 बार। 8 6 48, 8 1 का 8। घटा दो प्यारे बच्चों, 2 13 में से जाएगा 9 92, 0.688 ग्राम आएगा। 0.688 ग्राम। मतलब समझ में आया? मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर हमारी 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट होगी तो HCl की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 0.688 ग्राम। लेकिन मेरे पास उतना
नहीं है, तब मेरे पास कितना है, तब मेरे पास प्यारे बच्चों जो इसकी संख्या है वो कितनी है, इसकी संख्या 0.56 है। 0.56 कब होगी, 0.56 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.56, इसमें भी गुणा करो 0.688 गुणित 0.56। देखो मैं गुणा करके बताता हूँ, 688 इंटू 56, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 4 52 का 2 हासिल, 5 6 36, 5 41। ठीक है, अब बच्चा क्या होगा, 5 40, 5 40 4 44 हासिल 4, 5 6 का 30, 4 34। आप लोग बच्चे थोड़ा सुनो, 8 2 5 8 3 दशमलव कुल 5 अंक बाद लगेगा तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा 0.385। ओके 3853 ग्राम। तो सोचो हमें कुल HCl कितना स्पेंड करना पड़ा, हमें कुल HCl स्पेंड करना पड़ा इतना प्लस इतना, तो HCl का भार हो जाएगा, HCl का भार हो जाएगा इतना प्लस इतना, तो जाएगा 0.3853 प्लस 0.1892, जोड़ोगे 3 2 5 9 5 14 कहीं 4 हासिल 1, 8 8 16 17 कहीं 7 हासिल 1 और 4 1 5, तो 0.5745 ग्राम। तो मुझे W ही चाहिए थी, W मिल गई। अब वैल्यू वाले फार्मूले पर पुट कर दो तो हो जाएगा 0.574 इंटू 1000 बटे भैया हमको सुनो, अगर मैं 0.1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगी। देखो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ 0.1 इंटू 36.5, तो B बराबर अगर मैं 1000 का गुणा करूं तो ये 574 हो जाएगी, और 0.15 का गुणा करेंगे 3.65। और प्यारे साथियों अगर मैं भाग दूंगा तो 157.9 ml आएगी, ये आपका आंसर है। तो ये टोटल आपका